एक गांव में गायत्री और नीलिमा नाम की दो बहनें रहती थी। जब उनके पिता जीवित थे तो वे इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और इसलिए उन्होंने भी उनसे ये काम सीखा था। तो जब उनके पिता का निधन हो गया तो उन्होंने इसी काम को जारी रखा और अपनी आजीविका कमा रही थी। लेकिन दोनों बहनें बड़ी कंजूस थी। एक दिन दोनों बहनें सो रही थी। तपती दोपहर थी, लेकिन तब भी उन्होंने पंखा नहीं चलाया था। तभी एक बेहद अमीर आदमी का एक ड्राइवर उनके घर आ गया। अरे उठना, देख दरवाजे पर कोई है। छोटी बहन उठी और जाकर दरवाजा खोला। देखो, मेरे साहब के एसी में प्रॉब्लम हो गई है और वो एसी के बगैर नहीं रह सकते हैं। मैं काफी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने रिसीव नहीं किया, तो मेरे बॉस ने तुम्हारे घर भेजा। तो अब चलो मेरे साथ और उनका एसी ठीक कर दो जल्दी से जाकर। हाँ, उसने हड़बड़ी में कहा। तो नीलिमा बोली, अभी तो नहीं आ सकते, अभी दूसरे एसी की मरम्मत जो कर रहे हैं उसके बाद। नहीं नहीं, अगर एसी ठीक नहीं हुआ तो मेरे साहब कोई काम नहीं कर पाएंगे और वो नाराज भी हो जाएंगे, इसलिए ऐसा मत कहो, डबल पैसे ले लेना। जब उसने ऐसे कहा तो इस कंजूस और लालची बहन को मामला जमता सा लगा। इस काम को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे तो डबल पैसे देने पड़ेंगे, दोगे हमें? जब ड्राइवर ने हाँ कहा तो वो उसके साथ जाकर उसके बॉस का एसी रिपेयर करने के लिए तैयार हो गई। उन साहब के एसी की मरम्मत की और उनसे उनका एक पुराना पंखा मांग लिया। उस अमीर आदमी का घर उनके घर से बहुत दूर था। दोनों तपती दोपहर में वापस पैदल ही लौट रही थी। दीदी, हमने अपना काम का डबल पैसा लिया तो ऑटो के पैसे भी मांग लेने चाहिए थे। देखो, अब इस तपती धूप में पैदल चलना पड़ रहा है ना हमको, पसीना टपक रहा है मेरा तो। इतनी दूर आए हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं बहना। पूरे 25 रुपए मांगेगा ऑटो वाला। वे दोनों ऐसे बात कर रही थी जैसे 25 रुपए में उनकी पूरी संपत्ति चली जाएगी। बातें करते करते घर पहुंच गई। सुनो, मैंने एक एसी वाले से डील पक्की कर ली है, तुम्हें बताना ही भूल गई। डील ये है कि अगर हम उसके एसी बिकवा दें तो कमीशन मिलेगा। जब उसने इस तरह कहा तो हाँ, ऐसी बात है, ये तो एक बड़ा अच्छा ऑफर है। बिना मेहनत के सिर्फ बोलने भर से हमें एक्स्ट्रा इनकम होगी। बढ़िया डील है। तो इसके लिए छोटी बहन भी तैयार हो गई और उस दिन के बाद से जो भी अपने पंखे उनसे ठीक कराने के लिए आता, वे उससे एसी खरीदने की सिफारिश करती। देखो बापूजी, तुम्हारा पंखा हो चुका है बहुत पुराना, इसे रिपेयर करना है मुश्किल। हमने रिपेयर कर भी दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या मुझे एक नए पंखे की कीमत कितनी होगी वो बता दो, एक्सचेंज में मिलेगा। अरे भाई, लेकिन तुम्हें नया पंखा ही क्यों लेना है? थोड़ा पैसा और लगाकर एसी खरीदो ना, तुम्हारा कमरा शिमला की तरह ठंडा होगा। ऐसे भी आजकल पंखा कौन यूज करता है। बात मान लो, खुश रहोगे। हाँ। इस तरह दोनों ने उस आदमी को एसी खरीदने के लिए मना लिया और फिर दोनों ने एसी डीलर से कमीशन लिया। एसी दिलाने के बाद वे सामने वाले के पुराने पंखों को रिपेयर करके उसका उपयोग खुद करती थी। इस तरह उन्होंने कई लोगों को एसी खरीदने के लिए राजी कर लिया और उनके पंखों की जगह उनके घर में एसी लगवा दिए। लेकिन वो दोनों खुद इतनी कंजूस थी कि वही पुराने पंखे चलाकर अपनी गर्मी निकाल रही थी। पंखे पुराने होने की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया। वे दोनों चौंक गई। अरे, इस बार 300 रुपए का बिल कैसे आया? ये तो बड़ा नुकसान हो गया हमें। हाँ, ये तो लेने के देने पड़ गए हमें। हाँ नहीं तो। हाँ दीदी, एसी वालों का बिल 500 आ रहा है और हमारा 300। ये सब उनके मरम्मत किए हुए पुराने पंखों की वजह से है। तो चलो जाते हैं और इन पंखे वालों से हमारे बिल का पैसा भी निकलवाते हैं। चलो जल्दी से उठाते हैं वो पंखे। उन्होंने न केवल उन ग्राहकों के पुराने पंखे उन्हें वापस कर दिए, बल्कि उन्हें इस तरह से कहानी सुनाई कि उन लोगों ने उनका बिजली का बिल भी भरा। इस तरह उन्हें खुद कोई भी बिल भरे बिना जीवन जीने की आदत हो गई थी। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, छोटी बहन बड़ी बहन से यूँ कहने लगी, दीदी, वो हमारा बिजली का बिल भर रहे हैं ना, अब हम एक पुराना एसी ले लेते हैं और एसी का बिल भी उन्हीं से भरवाएंगे। अब ये सोचो कि करेंगे कैसे। हाँ, सोचो ना जल्दी से, ताकि एसी चलेगा हमारे घर में। तुमने एकदम बेवकूफी की बात कही है, क्योंकि वे पंखे हैं इसलिए हम उन्हें अपने हाथों से उठाकर ले जाते हैं।
लेकिन एसी के लिए तो हमें ऑटो किराए पर लेना पड़ेगा और ऑटो वाले को मोटी रकम देनी होगी। ये सब करना जरूरी है क्या? तो बहनें इतनी कंजूस थी कि फ्री में भी एसी मिलता तब भी मुंह बनाती। अगर उन्हें घर साफ करने के लिए फिनाइल मुफ्त में मिल जाए तो भी वे उसके रंगों में कमी निकाल लेंगी। ऐसी है ये कंजूस बहनें। हासिनी बिल्कुल अलग तरह की लड़की थी, इस जमाने की लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और तुरंत एक कंपनी में नौकरी हासिल कर ली और आज उसे पहली तनख्वाह मिली थी जो वो अपनी बहन मालिनी को दे रही थी। ये तो मुझे क्यों दे रही है? बैंक में डाल, तेरी शादी के काम आएंगे। अपनी बहन की बातें सुनकर हासिनी शर्मा गई और जब वो हंसी तो उसकी बहन को बड़ी खुशी हुई। शादी पहले तुम करो फिर मैं करूंगी, नहीं तो एक साथ कर लेते एक ही मंडप में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़के आकाश के माता पिता उसके साथ बेंगलोर से हासिनी को देखने के लिए आए। आकाश और हासिनी ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया और फिर एक शुभ दिन उनका झटपट विवाह भी संपन्न हो गया। अब हासिनी को जाना था अपने ससुराल। विदाई के समय दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। मालिनी ने खुद को संभाला। हासिनी रोना बंद कर, वहाँ आकाश तेरा इंतजार कर रहा है। दीदी तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जाऊं? प्रिय, भगवान ने मेरा जोड़ीदार भी कहीं ना कहीं रखा होगा ना, और अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। अभी तो आकाश के बारे में सोच, अपने ससुराल वालों के बारे में सोच। आज से उनका घर तेरा घर है, मेरी चिंता मत कर। वो समझा तो रही थी लेकिन उसके भी आंसू लगातार बह रहे थे, जिन्हें देखकर हासिनी फिर से रोने लगी। क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ? क्या शादी करके मुझसे छुटकारा पाओगी? बोझ नहीं है हासिनी, बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज था और मैंने मम्मी पापा से वादा किया था कि एक माँ बनकर तेरा ख्याल रखूंगी। मैंने तुझे एक माँ की तरह प्यार किया और अब बाप की जिम्मेदारी निभाकर तुझे तेरे ससुराल भेज रही हूँ। कुछ कैसे हुई तू मेरे लिए माँ? इतना कहकर वो अपनी बड़ी बहन के पैरों पर झुक गई। मालिनी ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया और बोली, हाँ हासिनी, मैंने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई और अपना कर्तव्य निभाया। स्वर्ग में हमारे माता पिता ये सब देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिल रही होगी। ये खुशी मरते दम तक मेरे दिल में रहेगी। तभी आकाश की माँ जयंती वहाँ आई और मालिनी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, हासिनी को उससे पहले ससुराल में प्रवेश कर लेना चाहिए, तो हम लोग चले? हाँ ठीक है, मैं भेज रही हूँ आंटी। ये सुनकर जयंती वहाँ, तुम यहाँ अकेले क्यों रहना चाहती हो? तुम मेरे साथ ही चलो ना प्लीज। मालिनी बिना कुछ जवाब दिए हासिनी को कार की तरफ ले गई। उसने हासिनी का हाथ आकाश के हाथ में दिया। दोनों कार में बैठे और वहां से चले गए। हासिनी और आकाश घर में दाखिल हुए और अब हासिनी एक संयुक्त परिवार में जीना सीख रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हासिनी की सास उसे बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, किचन को कैसे देखना है, खाना कैसे बनाना है, ये सब कुछ उसे बता रही थी। हासिनी को उनकी हर बात पर टोका टाकी पसंद नहीं आती थी और इसीलिए उनकी हर बात पर बहस हो जाती थी और आकाश दोनों को कंट्रोल करने के चक्कर में पिस रहा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आकाश मन ही मन सोचने लगा, दिन महीने और धीरे धीरे एक साल बीत गया, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाह रहा। हासिनी अपने हिसाब से काम करती है और माँ से नफरत। मुझे कहती है कि हम अलग घर में रहेंगे। मुझे आज गुस्सा आ गया और उस पर चिल्ला पड़ा। हासिनी अपना बैग उठाकर अपनी दीदी के घर चली गई है। अब क्या करूं मैं? वो सुबह हुई बात के बारे में सोच रहा था। उधर हासिनी के इस तरह अकेले आने पर मालिनी घबरा गई। मालिनी ने उससे पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने अपनी बहन को ससुराल में हुई एक एक बात बता डाली और मालिनी से कहने लगी कि वो उसे जहर दे दे, तभी वो वहां जाएगी। दीदी मुझे जहर दे दो, मैं जहर अपनी सास के खाने में मिला दूंगी और उनसे छुटकारा पालूंगी, फिर ही मैं उस घर में चैन से रह सकूंगी। अपनी बहन की बातें सुनकर मालिनी ने उसकी ओर देखा। हाँ, अगर तुमने मुझे जहर नहीं दिया तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी है दीदी, सुन ली ना मेरी बात?
अगर तू ऐसा करेगी तो हम दोनों को जेल हो जाएगी ना। ये कोई सही उपाय है क्या? बोल, तेरे को अक्ल नहीं है? तो फिर अपनी शादीशुदा बहन को ना यही रख लो, ठीक है? रुक ना एक मिनट। मालिनी समझ गई कि उसकी बहन उस समय कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं है, और इसीलिए उसने कुछ और तरीका अपनाने के बारे में सोचा। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई आइडिया आ गया हो। हासिनी, मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है, तो उसी तरह करना। ठीक है, मैं वैसी करूंगी। ये सुनकर मालिनी रसोई में गई और कुछ सफेद पाउडर लेकर आई और हासिनी से बोली, हासिनी, ये चूर्ण रोज अपनी सास के खाने में दे दे, तो वो तुरंत नहीं मरेगी बल्कि धीरे धीरे मरेगी, और सबको लगेगा कि वो किसी और वजह से मर गई, और किसी को शक भी नहीं होगा तुझ पर। हाँ, समझ रही है कि नहीं तू? हासिनी ने खुशी से उस चूर्ण को देखा। मालिनी फिर बोली, अगर तू इस तरह करेगी तो किसी को शक नहीं होगा। इसके अलावा अब वो जो कुछ भी कहें, लेकिन तू उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर, उन्हें पलट कर जवाब न दे, और हर चीज के लिए खुद को अच्छे से अच्छा बनाकर पेश कर। थोड़े शिष्टाचार दिखा मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा, देखना। हाँ, ठीक है ना? हासिनी ने मालिनी की बात मान ली और चूर्ण लेकर अपने ससुराल चली गई। अपनी बहन की इच्छा के अनुसार वो प्रतिदिन उस चूर्ण को अब अपनी सास के खाने में मिलाकर देने लगी, और यही सोच रही थी कि धीरे धीरे करके उसकी सास की मौत होने वाली है। साथ ही वो अपनी सास के साथ अब बहस नहीं कर रही थी, बल्कि वही कर रही थी और उस तरीके से कर रही थी जैसा उसकी सास उसे करने के लिए कहती थी। दिन बीतते जा रहे थे। सास बहू दोनों के ही जीवन में परिवर्तन आने लगा। हासिनी उस चूर्ण को अपनी सास के खाने में रोज मिला रही थी, लेकिन अब वो दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। उसकी सास को भी धीरे धीरे हासिनी का स्वभाव समझ में आ रहा था। हासिनी अब उस परिवार का हिस्सा बन गई थी। अब उनके बीच लड़ाई होना बंद हो गई थी। समय बीतता जा रहा था। अब हासिनी को लगने लगा था कि कहीं उसकी सास मर तो नहीं जाएगी। अब वो अपनी सास के साथ रहना चाहती थी। वो तुरंत मालिनी के पास गई। दीदी, तुमने जो चूर्ण दिया था वो एक स्लो पॉइजन था, लेकिन मुझे उसका एंटीडोट चाहिए। मैं अपनी सास को मरते नहीं देखना चाहती। वो तो मेरी माँ की तरह रहती है। उसकी बात सुनकर मालिनी की हंसी छूट गई और वो बोली, कैसा जहर? मैंने तो तुझे शुगर पाउडर दिया था हासिनी। जब उसने कहा तो हासिनी ने गहरी सांस भरी। जिस तरह से उसकी बहन ने उसकी मदद की थी, उसके लिए हासिनी बहुत खुश हुई और वो सुकून की सांस लेकर अपने ससुराल वापस लौट गई।